तो चलिए, जो लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा। मैं बता दूं कि ये ज्ञान पब्लिकेशन का बहुत ही बेस्ट बुक है। कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, इसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत बेटर है। क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेटर ढंग से यहाँ से बैठ जाता है। चलिए सेशन शुरुआत कर रहे हैं। जो भी नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। पिछले वीडियो तक मैंने कर लिया है, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। आज हम देखेंगे भारत का नामकरण। देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। मैं यहाँ आपको दिखा दूं, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। कहने का मतलब है इंडस शब्द जो है, इसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। भारत नाम सबसे पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतवर्ष जो नाम है सर्वप्रथम किस बुक में आपको देखा गया। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी एक बुक है, उसमें सबसे पहले भारतवर्ष नाम देखा गया। भारत देश का यह नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। अब इससे पहले हम 10 राज युद्ध पढ़ाए थे, उससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें भारत कौन थे। तो भारत के नाम पर ही ये भारत आया है। फिर है कि वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। अब वैदिक काल क्या है ये हम आपको सिंधु सभ्यता के बाद आएगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो उस वैदिक काल में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त तो कहा जाता था भारत को, ये सबको पता है, लेकिन कई बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा देगा कि आर्यावर्त भारत को किस काल में कहा जाता था, तो मेनली इसको वैदिक काल में कहा जाता था। और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। कौन से काल में? वैदिक काल में। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र नाम जिनका भारत था, जो प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे। फिर है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरव वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर यह दिया गया। ये देखिए महाभारत की कहानी से इसको जोड़ा गया है। पौराणिक कथा में महाभारत जो थे उन्हीं से ये जोड़ा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया। भारतवर्ष यहाँ हमने पहले भी देखा। यहाँ देखिए ऋग्वैदिक काल में इससे पहले भारतवर्ष नाम से जाना जाता था और यहाँ भी भारतवर्ष नाम से जाना जा रहा है। तो ये कुछ नामकरण है, जैसे कि जम्बू द्वीप कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहते हैं जहाँ 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। मतलब कि मौर्य वंश का जहाँ शासन था जिस भूभाग तक, उसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं। बहुत लोग इसको जम्बू द्वीप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जामुन का पेड़ था। कई लोग इससे भी इसको रिलेट करते हैं। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और आता भी रहता है कि यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने इंडस से इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। इस देश को हिंदू अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया गया। तो देखिए इसमें कितना नाम है। एक हो गया हिंदुस्तान, एक जम्बूद्वीप 2, उसके बाद आपको देखिए भारतवर्ष 3, उसके बाद देखिए आर्यावर्त 4, इंडस से निकला हुआ सिंधु 5, सिंध सप्त सैंधव प्रदेश ऐसे ही करके इसको हम लोग पढ़ते थे। फिर देखिए यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखिए यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया कहने लगे। देखिए इंदे के यूनानी भाषा का एक शब्द है इंदे के आधार पर भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा। इसका अर्थ भारत के देश है। देखिए भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक कबीला था, जिसके शक्तिशाली राजा भरत भी हुए थे, ऐसा भी कहा जाता है। और उसी से भारत देश का नाम पड़ा था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष का एग्जाम में आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख से मिलता है। अब देखिए पहले वाला ज़माना चला गया कि हिंदुस्तान शब्द कैसे पढ़ा, हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा। अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जा सकता है कि हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख कौन से ईस्वी में हुआ, किस समय हुआ। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट बना ले। वैसे मैं इसका नोट्स अपने टेलीग्राम
चैनल की PDF वहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और देखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेट कर दिया गया है कि भारत जो शब्द है ये अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। भारत अर्थात इंडिया, मतलब भारत हिंदी से इसको इंग्लिश में जोड़ा गया है, न कि इंग्लिश से हिंदी में आया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए। बाकी हमें रामायण महाभारत ये सब कुछ बड़े काव्य महाकाव्य, इसको हम वैदिक युग में पढ़ लेंगे। वर्तमान कैलेंडर का आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सा कैलेंडर अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और आप लोग को नहीं पता है, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम कुछ भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध देख लेते हैं शॉर्टकट में, और उसके बाद हम कल से शुरू कर लेंगे अपना, ये देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत और सिंधु सभ्यता। कल ये दोनों क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता के यहाँ पर इतना बेहतरीन नोट्स दिया गया है बना कर कि आप एक बार पढ़ेंगे तो उसको याद हो जाएगा, और इस ढंग से दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं इस बुक से। तो काफ़ी कम माल का बुक है। चलिए फिर हम बताते हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। देखिए दशराज युद्ध आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि पहले ही वाले क्लास में कि कब हुआ था। ये हुआ था 14 BC में, और ये किसके किसके बीच हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। कर्री का युद्ध 326 BC में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर विजेता रहे। लेकिन ये थोड़ा विवादित है कि सिकंदर ही विजेता रहे या पोरस ही विजेता रहे, इसको लेकर। फिर आता है कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, अशोक और कलिंग नरेश के बीच, जिसमें अशोक विजयी हो गए थे। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध, जो 305 BC में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, जिसमें चंद्रगुप्त जीत गए थे। फिर आता है कनिष्क का चीन युद्ध, प्रथम सदी में हुआ था, मतलब ईसा के जन्म के जस्ट 1 साल बाद। और कनिष्क व चीनी सम्राट के बीच हुआ था, जिसमें कनिष्क की विजय हुई थी। आर्यावर्त का युद्ध ये 4वीं सदी में हुआ था, समुद्रगुप्त व नाग शासक के बीच, जिसमें समुद्रगुप्त ही विजयी हुए थे। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त हून युद्ध 466 AD में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त ही जीते थे। उसके बाद आता है नर्मदा युद्ध। देखिए बहुत सारा युद्ध है, वैसे तो मैं चर्चा करूंगा तो टाइम लग जाएगा। आप लोग इसका एक बार PDF देख लीजिएगा, बस मैं ऐसे ही नाम बोल दे रहा हूँ। सूरमार का युद्ध, बस आपको एक बार ऐसे राउंड फिगर में एक बार देख लेंगे तो आप लोग को याद रहेगा, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अचानक से कोई युद्ध के बारे में आपको एग्जाम में पूछ दे तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाए कि अरे इस युद्ध के बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। बस ऐसे युद्ध में बस आपको, अगर आप ऐसे तो बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन NTPC SSC वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से ईस्वी में होता है युद्ध, कौन से ईस्वी में युद्ध हुआ था। जैसे नर्मदा का युद्ध, सूरमार युद्ध, परिमल युद्ध, मणि फंगलाई युद्ध, सिंध युद्ध, त्रिपक्षीय युद्ध। उसके बाद आता है कोंगू युद्ध, वेनिक का युद्ध, वेल्लोर का युद्ध, तकोल्लम का युद्ध, तिलकार का युद्ध, कोप्पम का युद्ध। उसके बाद कुंडल संगम का युद्ध, ओहिंद का युद्ध, गुजरात का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदवाड़ का युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, कैथल का युद्ध, अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान, अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान, वारंगल युद्ध, मालाबार युद्ध, रायचूर युद्ध, पांगुल का युद्ध, कांजीवरम की युद्ध, चोल का युद्ध, शिवमुद्रम का युद्ध, उदयगिरी का युद्ध, ग्वालियर का युद्ध, धौलपुर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, दादर का युद्ध, हुमायूं का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, मच्छीवाड़ा युद्ध, सरहिंद का युद्ध, पानीपत द्वितीय युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध, मालवा युद्ध, तिलिकोटा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, काबुल का युद्ध, अहमदनगर का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, जहांगीर के मेवाड़ अभियान, शाहजहां के मध्य सियाही युद्ध, कंधार का अभियान, इलाहाबाद का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, पुरंदर का युद्ध, तिलपत का युद्ध, औरंगजेब मेवाड़ युद्ध, औरंगजेब मारवाड़ युद्ध, बाजीपुर का विलय, गोलगुंडा का विलय, संगमेर का युद्ध, चमकौर का युद्ध, जाउज का युद्ध, सुकरखेड़ा का युद्ध, पालखेद का युद्ध, वारणा का युद्ध, दभाई का युद्ध, भोपाल का युद्ध, करनाल का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय उदयगिरी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, वांडीवास का युद्ध, अलीनगर का युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध,
प्रथम अंगल में मराठा युद्ध, पोटोनवा का युद्ध, तृतीय अंगल में सूर्युद्ध, चतुर्थ अंगल में सूर्युद्ध, लोखड़ी का युद्ध, द्वितीय अंगल मारवा युद्ध, तृतीय अंगल मारवा युद्ध, प्रथम अंगल वर्मा युद्ध, प्रथम अंगल अफगान युद्ध, सिंध युद्ध, अलीवाल का युद्ध, चिलैनलवा का युद्ध, गुजरात का युद्ध, द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध, द्वितीय अंगल अफगान युद्ध और तृतीय अंगल बर्मा युद्ध, जो कि हुआ था 1882 में। तो देखिए इतने सारे युद्ध हुए, एटलीस्ट यहाँ पे 105 युद्ध दिया गया। तो कम से कम आपको 50 युद्ध तो ऐसे हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। उससे एकदम एग्जाम में एकदम 100% है जो क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो एक बार आप PYQ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पर आप लगा कर देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट होता है। आजकल क्या होता है कि पानीपत, खानवा, चंदेरी ये सब युद्ध नहीं पूछता है, कुछ ऐसा युद्ध के बारे में आपसे पूछ लेगा जिसे आप पढ़े ही ना हो। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 20-25 ऐसे युद्ध के बारे में आपको याद करने हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया हो। तो बस यही कुछ युद्ध थे। उसके बाद कल से हम प्राचीन इतिहास के स्रोत शुरू करेंगे। कौन कौन से स्रोत थे? साहित्यिक थे, उसके बाद विदेशी यात्री के कुछ वृत्तांत था, पुरातात्विक था। ये सब करने के बाद कल ही हम जस्ट सिंधु सभ्यता शुरू कर देंगे। और सिंधु सभ्यता हमारा ख़त्म होने के बाद ये देखिए मानव की उत्पत्ति, विकास, ये सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हैं जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम हैं कल सिंधु सभ्यता शुरू कर देंगे ये क्लास ख़त्म करने के बाद। तो चलिए फिर कल के सेशन में हम मिलते हैं। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंटिन्यूड है, क्योंकि अब हमारा यहाँ से कंटिन्यू लाइव क्लास शुरू होने वाला है। और देखिए यहाँ पे फ़ोटो के साथ हर कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैप के साथ बताया गया है, फ़ोटो दिया गया है। कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली इस चीज़ को समझने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो को लेकर देखिए एक फिल्म भी आया हुआ था, उस फिल्म का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। तो काफ़ी बेटर किताब है, पढ़ने में आपको एकदम समझिए जो मज़ा आ जाएगा। बस 2-3 क्लास शुरुआत का है जो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो फिर चलिए कल मिलते हैं।